लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना में उलझी हुई हैं, तो वहीं बीजेपी अब पीओके और सिंध वाला नारा दे रही है। दरअसल सीएम योगी ने सिंध वापसी का शंखनाद कर दिया है। सीएम योगी ने कहा, जब देश का बंटवारा हुआ तो खूब कत्लेआम हुआ था। भारत का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया था। इस दौरान सिंधी समुदाय को सबसे ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सिंध को वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि जब श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न ले पाएं। ऐसे में सीएम योगी के बयान के मायने क्या हैं? क्या 2024 से पहले सरहद पर कुछ बड़ा होने वाला है? इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। हिंदुस्तान में छिड़े सियासी संग्राम में अब मुद्दा पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहां गैर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जहां आए दिन धमाके हो रहे हैं और जहां की आवाम स्वतंत्र देश की मांग कर रही है। इसी बीच सीएम योगी का बयान सियासी गलियारों में तूल पकड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने कह दिया है, अगर 500 साल बाद जब श्री राम जन्मभूमि वापस मिल सकती है, तो भारत सिंध प्रांत को भी वापस ले ही सकता है। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। पाकिस्तान से सिंध वापस ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीएम योगी ने इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया? आखिर इसके पीछे कहीं अखंड भारत का सपना तो नहीं? क्या मोदी सरकार 24 से पहले कुछ बड़ा करने वाली है? ऐसे ही तमाम सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने कहा था, पाकिस्तान अपने पापों की सजा भुगत रहा है और उसे अपने पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। दरअसल चुनावी संग्राम के बीच सिंध और पीओके पर योगी का बयान कई मायनों में खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि आतंक समर्थित पाकिस्तान की आवाम या तो अलग देश मांग रही है या फिर भारत से जुड़ने की बात कह रही है। ऐसे में सिंध प्रांत का मुद्दा अब 24 का चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंधी समाज के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान बन गया। सिंधी समुदाय को सबसे ज्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। विभाजन की त्रासदी का खामियाजा आज भी हमें आतंकवाद के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है अखंड भारत का, सिंध को भारत से मिलाने का, और यही संदेश सीएम योगी ने भी दिया, जिस पर सियासत भी हो रही है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद आज प्रभु राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और निश्चित रूप से 2014 के बाद हिंदुस्तान की, भारत की वो तमाम विरासत जो बिखरी पड़ी हुई थी, जिन विरासत ने हमारी एकता को कायम रखा, उसका संरक्षण नहीं होता था, आज संरक्षण हो रहा है। कमाल है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इससे ध्यान भटकाने के लिए वो इधर उधर की बातें करेगी। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई। खैर, पीओके हमारा है का नारा और अब सिंध वापसी का शंखनाद एक बार फिर 24 के पटल पर अटल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब इस ऐतिहासिक इलाके के राजनीतिक परिदृश्य को भी समझते हैं। सिंधु नदी के साथ सटा इलाका सिंध कहलाता है और 1947 में हुए भारत पाक बंटवारे के बाद ये जगह पाकिस्तान में चली गई थी। ये इलाका पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक बन गया। बंटवारे के बाद कई सारे सिंधी लोग बचकर भारत आ गए और यहाँ से कई मुसलमान सिंध में जाकर बस गए, जिससे सिंध की आबादी का बैलेंस भी बिगड़ गया और वहां के मूल बासिंदे कम हो गए। मूल सिंधियों ने पाकिस्तान को कभी दिल से नहीं अपनाया और इसी के चलते वो मांग करते हैं अलग सिंधु देश की, यानी अलग सिंध देश जो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो गया। आतंक के खिलाफ लड़ाई अब धर्म पर आ गई। हम बात कर रहे हैं आतंकी संगठन हमास पर एक्शन के रिएक्शन की। क्योंकि जहां अमेरिका के साथ ही हिंदुस्तान इजराइल पर हुए हमले की निंदा कर रहा है, वहीं जब इजराइल ने आतंकी संगठन हमास पर जवाबी कार्रवाई की तो तकलीफ खास धर्मों को होने लगी और आतंक के समर्थन में नारे भी लगाए जाने लगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल कल रात एएमयू में आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगे। आतंक के खिलाफ कार्रवाई का एएमयू के छात्रों ने विरोध किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में धार्मिक नारे लगाए गए। हालांकि इस मामले का अलीगढ़ पुलिस ने संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज किया है। एएमयू में खालिद, आतिफ और नावेद नाम के शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर आतंकी संगठन के समर्थन में नारे लगाने का आरोप लगा है। आपको रिपोर्ट दिखाते कैसे आतंक के खिलाफ लड़ाई अब धर्म पर आ गई है। आतंकवाद के विरुद्ध छिड़े इजराइल और हमास के युद्ध में भारत इजराइल के साथ है। पीएम मोदी खुद इजराइल में हमास के हमले पर दुख जता चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक वर्ग ऐसा भी है जो इजराइल नहीं बल्कि आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन सबसे विवादित यूनिवर्सिटी एएमयू में हो रहा है और आतंकी संगठन के सपोर्ट में छात्र धार्मिक नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में पैदल मार्च भी निकाला। तकलीफ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरखास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। लेकिन जैसे ही एएमयू के छात्रों ने रात के अंधेरे में आतंकी संगठन हमास का समर्थन किया, सियासत भी गर्म हो गई। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एएमयू पर तीखा प्रहार किया और कहा कि एएमयू को बंद कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी फिलिस्तीन समर्थकों पर करारा वार किया है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है और विश्व में आतंकवाद जो है एक समस्या है विश्व की, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मन हो, सब जगह आतंकवादी और हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है। अरे जेएनयू, ये इजराइल में जो भयानक हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, माताओं को, बहनों को, बेटियों के साथ जो प्रताड़ना की गई, उसके बाद तुरंत हमास के समर्थन में फिलिस्तीनी जो ये गतिविधि हुई आतंकवादी, इसके समर्थन में बयान देना, इसके समर्थन में खड़ा होना, ये बहुत ही विषैली प्रवृत्ति है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच छिड़े जंग की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इजराइल पर हुए इस हमले की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने निंदा की है, लेकिन जिस तरह एएमयू से तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है, जिसके विरोध में अब एएमयू को बंद करने की मांग उठने लगी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आतंक की इस घटना के खिलाफ इजराइल का साथ देने की बात की है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों के द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन, वी स्टैंड विथ फिलिस्तीन जैसे नारे निश्चित रूप से निंदा के योग्य हैं। देखिए, शिक्षा और तालीम किसी क्षेत्र, मजहब, धर्म, जात से बांध करके नहीं देखना चाहिए। छात्रों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। छात्र आता है शिक्षा ग्रहण करने, हमें उसको शिक्षित करके भेजना चाहिए। कोई किसी कंट्री से आता है,
कोई किसी मजहब से आता है, उसकी डिग्री देख करके हमें उसका दाखिला ले करके उसको आगे की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एएमयू का दोहरा चरित्र देश के सामने पहली बार नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में रह चुका है और वो विवाद कई दफा तो देश विरोधी भी रहे। जैसे एएमयू के स्कॉलर ने आतंकी संगठन ज्वाइन किया था, शर्जिल इमाम ने चिकन नेक काटने का दिया था भाषण, एएमयू में भारत के नक्शे से गायब कर दिया था कश्मीर, एएमयू के यूनियन हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर। यानी ये वो विवाद हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विवादित कहानी बताने के लिए काफी है। ऐसे में जहां पूरा हिंदुस्तान आतंकवाद के विरुद्ध छिड़े युद्ध में इजराइल के साथ है, तो एएमयू के छात्र आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जिस पर अब जुबानी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में सेंधमारी की हवा बह रही है। बीजेपी मायावती से छिटकते दलित वोट पर नजर बनाए हुए है। तो मायावती ने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले का तोड़ निकाल लिया है और दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक वोट बैंक को साथ लाने की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है और जातिगत राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर 24 की बिसात में कौन किसके साथ है। पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान और 2024 के लिए छिड़ा संग्राम अब बेहद रोचक और रोमांचक हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर तमाम सियासी दलों की नजर है और मुद्दा जातीय जनगणना का उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि मायावती ने भी काशीराम की पुण्यतिथि पर अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती दे दी और कहा, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ बहुजन समाज के खास अंग ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काशीराम का संघर्ष किसी से छिपा नहीं है। यानी मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी नजर सिर्फ दलित वोट बैंक पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीएफ पर भी है, जिसमें दलित के साथ पिछड़ा और अल्पसंख्यक भी है, जिसे अपने साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर मायावती से फिसलते दलित वोट बैंक पर है। इसके लिए अब पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में भीम सम्मेलन आयोजित करेगी। यही नहीं, गोष्ठियां दलितों के बाहुल्य बस्तियों में आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा दलितों को पार्टी से जोड़ा जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नमो मित्र की तैनाती कर रही है। यानी बीजेपी ने दलितों को जोड़ने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 20 अक्टूबर से होने वाली है। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी 403 विधानसभा क्षेत्र में भीम सम्मेलन आयोजित करेगी। दलितों को जोड़ने के लिए 3 लाख नमो मित्रों की तैनाती होगी। नमो मित्र हर बूथ पर दलित बस्तियों में जाकर उनको पार्टी से जोड़ेंगे। भीम सम्मेलन में पार्टी के बड़े दलित नेता और मंत्री शामिल होंगे। यानी एक तरफ बीजेपी एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को अपने चक्रव्यूह में उलझाना चाहती है, तो दूसरी तरफ स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति को भी आगे बढ़ा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में परिणाम एक तरफा हो सके। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा क्षेत्र सह बैठकों का आयोजन कर रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा सह भीम सम्मेलनों का आयोजन होगा। चूंकि विधानसभा में भी देखा गया कि दलित बिरादरी के जो विशेष रूप से गैर जाटों जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में गया था। तकरीबन गैर जाटों 42% भारतीय जनता पार्टी को मिला था और जाटों वोट लगभग 21% मिला था। यानी चुनावी राज्यों के साथ अब तमाम दलों की नजर उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों पर है, जो दिल्ली की सत्ता में सबसे अहम और बेहद जरूरी है। इसी लिहाज से बीजेपी अलग रणनीति पर काम कर रही है। तो बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला अपना लिया है, जिसमें दलित के साथ पिछड़े और अल्पसंख्यक सियासी हथियार बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सीएम योगी सबसे ज्यादा डिमांड में है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी मांग की जा रही है कि चुनावी राज्यों में सीएम योगी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं और रैली हो, जिससे योगी मॉडल को देश भर की जनता के सामने पेश किया जा सके और इसका सियासी लाभ भी उठाया जा सके। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों सीएम योगी की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है और जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी और अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। दरअसल कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हुई है। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी प्रचार को लेकर आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन राज्यों में तूफानी दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल जनसभाओं को संबोधित करेंगे बल्कि इन राज्यों में रोड शो भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा इन राज्यों में सबसे ज्यादा मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। दरअसल बीजेपी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी मॉडल वाला संदेश देना चाहती है और इसी रणनीति के तहत सीएम योगी की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। ऐसे में योगी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं कराने की मांग आई है। सीएम योगी 5 राज्यों में चुनावी रैली करेंगे। मोदी और शाह के बाद योगी की डिमांड है, पार्टी कई जगहों पर रोड शो भी करवाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत कराएंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा माना जाता है देश में, वो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जो दायरा है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, आज पूरे भारत के लिए एक जाना माना चेहरा बन चुका है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जिस तरीके से वो रैली करते हैं और जो उनकी डिमांड है देश भर में, आज वो देखते ही बनती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड बढ़ रही है, उससे जाहिर है कि राष्ट्रीय स्तर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और ये उनकी बढ़ती लोकप्रियता या तो उनके हिंदुत्ववादी चेहरे का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिलने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की रैली ऐसे वक्त में होने वाली है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीनों पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश चुनावी राज्यों की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने साथ कामगार वर्ग को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर बीजेपी नेताओं के साथ प्लान तैयार किया और इसके तहत बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर विश्वकर्मा योजना का प्रचार करेंगे और उसके एक बड़ा लाभान्वित वर्ग जो है उसको भी तैयार करेंगे, जिससे वो लोकसभा के चुनाव में पार्टी के पक्ष में मतदान करें। इस योजना के लाभान्वित वर्ग में खासतौर पर ओबीसी वर्ग की छोटी छोटी जातियां शामिल हैं। इसलिए बीजेपी विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ओबीसी वर्ग की छोटी छोटी जातियों को अपने साथ जोड़ना चाहती है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के जातिगत जनगणना के दाब की काट के लिए बीजेपी ने अपने साथ कामकाजी वर्ग को जोड़ने का फैसला किया है। इसको लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसमें तमाम बीजेपी के महासचिव और बीजेपी के अन्य राज्यों से एक एक दो पदाधिकारी शामिल थे। अगर इस बैठक की बात करें तो इसमें यह तय किया गया कि तमाम जो नेता हैं वो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है, उस योजना के लाभ को लेकर अपने अपने राज्यों के अंदर जाएंगे और कामकाजी वर्ग जैसे सुनार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, शिल्पकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, इन सब वर्ग जैसे 18 टोटल वर्ग उसके अंदर आते हैं, उन सबको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ दिलाने के माध्यम से बीजेपी के साथ जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। कहने को तो कांग्रेस इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलने का दावा करती है, लेकिन इंदिरा और राहुल की सोच में कितना अंतर है। इंदिरा गांधी जात पात से ऊपर उठकर सोचने की बात किया करती थी, लेकिन 2024 के लिए राहुल को जातीय जनगणना में ही जीत की चाबी दिखाई दे रही है। जनगणना के विषय पर इंदिरा गांधी क्या सोचती थी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं, फर्क देखिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरी को माने, क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। तो आपने सुना कितना बड़ा यू टर्न है। इंदिरा गांधी क्या कहती थी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पहले कहती थी जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, लेकिन अब जात की बात कर रही है और कह रही है कि जातिगत जनगणना हर राज्य में कराई जाएगी जहां जहां कांग्रेस का शासन है। और यह अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और यहां भी छोटे से ब्रेक की जल्द लौटेगी कुछ और खबर।